नमस्कार साथियों। आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सारगैसो कहाँ अवस्थित है? सारगैसो कहाँ अवस्थित है? ए, उत्तर अटलांटिक महासागर में, बी, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, सी, दक्षिण प्रशांत महासागर में, और डी है उत्तर प्रशांत महासागर में। सारगैसो, सबसे बड़ी बात है कि सारगैसो ये नाम सारगैसो क्यों पड़ा और कहाँ अवस्थित है ये तो बाद में। सारगैसो जो ये नाम पड़ा है एक ये घास की वजह से, और वो कौन सी घास है? उस घास का नाम है सागैसम। कौन सी? सागैसम घास की वजह से इसका नाम सारगैसो पड़ा। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। कहाँ अवस्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। और ये है कहाँ? ये जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में एक उत्तरीय विषुवतीय रेखीय धारा है। कौन सी है? विषुवतीय रेखीय धारा है। कौन सी है? विषुवतीय रेखीय धारा और गल्फ स्ट्रीम। और कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम धारा। और एक है कनारी धारा। कौन सी? कनारी धारा द्वारा एक प्रतिचक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है। यहीं पे क्या होती है? सारगैसम जो एक घास थी जिसका मैंने बताया था, सागैसम घास, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विशाल मात्रा में पाई जाती है और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सारगैसो। और ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अहोम लोगों ने निम्नलिखित में से कहाँ कई सौ वर्ष तक शासन किया था? अहोम लोग हैं कौन और ये कहाँ शासन किए, कितने वर्ष तक शासन किए? नंबर 1 है असम, बी है उड़ीसा, सी है मैसूर और डी है अवध। एक अहोम लोगों ने लगभग ये 1228 के आसपास पूर्वी पहाड़ियों पर अहोम लोगों के पहुंचने से, अहोम नाम कैसे पड़ा? ये असम के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे? असम के नाम पे। कितने वर्ष तक? अहोम जो नाम पड़ा ये असम के नाम पे पड़ा। यहाँ पर इन लोगों ने लगभग 600 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 600 वर्ष तक असम पर शासन किया। बाद में कई, जैसे एक बर्मी लोगों का नाम आता है, इन लोगों ने प्रवेश किया था इनके प्रदेश में
फिर इन लोगों ने एक संधि की थी, बर्मी लोगों ने और अहोम लोगों के बीच एक संधि हुई। उस संधि का नाम क्या था? यान दाबू संधि। कौन सी? यान दाबू संधि। इसके बाद फिर इसको किसमें मिला लिया गया? ब्रिटिशों ने मिला लिया था अपने में, ये संधि करके। यान दाबू संधि करके ब्रिटिशों ने अहोम लोगों के जो असम था उसको अपने शासन में मिला लिया, ब्रिटिश राज्य में। कौन सी संधि किया? यान दाबू संधि किया। बाद में कुछ बर्मी लोग आ गए थे उसके बाद से। अब अहोम किसके नाम पे पड़ा? असम के नाम पे। और कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ? ए नंबर। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोयला परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? कोयला परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये कोयना है लेकिन लिख गया कोयला। कौन सी है? कोयना परियोजना है। भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। कोयना परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए। कोयना परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? आप लोग बताएं, कोयना परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कोयना परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? कौन सा है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कोयना परियोजना किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये कोयना है। कौन सी है? कोयना परियोजना। ये यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख गया है। कौन सा? ये कोयना परियोजना है। भारत के किस राज्य से है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये कोयना जो है परियोजना कि ये महाराष्ट्र में तो है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है सतारा जिला। कहाँ पे? सतारा जिला। और नदी कौन सी है? और नदी का नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी है? कोयना नदी। ये उसकी क्या बोलते हैं, कृष्णा की सहायक नदी है। और भारत की ये इसी में सबसे बड़ी जल विद्युत। कौन सी? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है ये।
किस नदी पे है? कोयना नदी, कृष्णा की सहायक नदी। और कौन सा जिला? सतारा जिला। कौन सा? सतारा जिला। कौन सा? महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी मतलब भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सा नंबर था? सी नंबर। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किसमें होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसारोहण और इनमें से कोई नहीं। किसमें सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और रसारोहण और इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का उत्पादन किसमें से होता है? प्रकाश संश्लेषण से। किसमें से होगा? प्रकाश संश्लेषण से। और ऊर्जा का उत्पादन और भी जैसे होता है, यह प्रकाश संश्लेषण है, लेकिन अगर कहा जाए ऊर्जा का उत्पादन और, तो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन से भी ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय विखंडन से भी, नाभिकीय विखंडन से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सब के द्वारा कहीं ना कहीं एक विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया होती है। और एक हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा उत्पादन के जो मुख्य स्रोत हैं इसमें, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, और नवीकरणीय में आ जाएंगे तो सोलर पैनल और नाभिकीय हो गया, बायोमास हो गया। इन सब से बिजली के रूप में उत्पादित होकर ग्रिड के माध्यम से ये घरों और उद्योगों तक पहुंचाई जाती है ऊर्जा का उत्पादन। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण भी। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? ए. रॉलेट एक्ट, बी. मॉन्टेग्यू घोषणा, बी. हंटर आयोग, सी. कम्युनल अवार्ड। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? बताइए, किस कानून को कहा था गांधी जी ने? किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को। इसी को एक और कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। एक ये भी कानून कहा जाता है इसको। ये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये सब एक जो कानून पारित हुए थे, ये दमनकारी कानून थे। कौन से? दमनकारी कानून थे। इससे कई बातें जुड़ी हैं। जो ये रॉलेट एक्ट आया था, ये आया था
18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ। कहाँ पे? इम्पीरियल, इनकी जो एक विधान परिषद थी, इम्पीरियल विधान परिषद में ये पारित हुआ। और इसी रॉलेट एक्ट की वजह से जब देश में असंतोष बढ़ा तो एक बहुत बड़ा एक नरसंहार हुआ। कौन सा? ये बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी का एक जो है, इसी की वजह से ये बढ़ा था। ठीक है। कौन सा हुआ इसमें? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट का जो प्रभाव था वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो यही था। और इसको एक और कहा जाता है, कौन सा? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी कहा गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। मायोपिया में होता है, मायोपिया में क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, लाल रंग नहीं दिखाई पड़ना, इनमें से कोई नहीं। मायोपिया कैसी बीमारी है? मायोपिया में होता क्या है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, लाल रंग नहीं दिखाई पड़ता। तो मायोपिया वास्तव में है क्या? मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। बी नंबर है, मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? मायोपिया के एक और नाम बोला जाता है, कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ये परीक्षाओं में ऐसे नाम जो दे देता है समस्या उत्पन्न करने के लिए देता है। और जब निकट दृष्टि दोष हो गया तो कहाँ की नहीं दिखाई देगी? दूर की नहीं देगी। ये उल्टा है, नाम है निकट दृष्टि दोष लेकिन दिखाई नहीं पड़ती कहाँ की? दूर की वस्तु। इसका क्या कारण और मुख्य लक्षण क्या है? कारण क्या है? ये तभी होता है जब आँख की पुतली लंबी हो जाती है, जो आई बॉल है हमारी वो लंबी हो जाती है। या तो एक चीज़ और कह सकते हैं, जो कार्निया होता है वो बहुत अधिक घुमावदार हो जाता है। घुमावदार हो जाता है इस वजह से जो रोशनी है रेटिना पर ना केंद्रित होकर के वो आगे पीछे कहीं इधर कहीं इधर केंद्रित हो गई, जो रेटिना पर नहीं केंद्रित होती, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। इसका लक्षण यही है कि दूर की वस्तुओं को देखने में थोड़ा कठिनाई होती है, आँखों में दबाव होता है। और इसकी वजह से एक और है सर दर्द, और चीज़ों को साफ साफ देखने के लिए थोड़ा आँखों को सिकोड़ना पड़ता है। समाधान क्या है इसके लिए? समाधान इसके लिए चश्मे जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होता है, जो कौन सा लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस या LASIK जैसी अपवर्तक जो सर्जरियां हो जाती हैं, कौन सा लेंस है? कॉन्टैक्ट लेंस है। ठीक है। कौन सा नंबर सही था इसमें? बी नंबर सही था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान
किस संशोधन में वर्णन किया गया है? संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान किस वर्णन में किया गया है? एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ। संविधान के मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन में वर्णन किया गया है? अब देखते हैं। A 44वें, B 42वें, C 52वें और D है 91वें। संविधान में जो है मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो किसमें किया गया है? 42वें में किया गया है। इसमें संशोधन कब किया गया? 1976 में। कौन सा भाग? भाग ए, फोर्थ एज, और एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। इसमें क्या है? नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। एक इसमें यह था 1976 में जब आपातकाल के दौरान था, स्वर्ण सिंह समिति, कौन? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। तभी किसमें? 42। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, सी जर्मनी, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी अफ्रीका। कहाँ लिया गया है? भारत का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये कहाँ वर्णित है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ तक? 51 तक। इसका उद्देश्य क्या था? अच्छा ये बताइए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है प्रश्न, देखते हैं हम। पिंपरी से कौन सा उद्योग संबंधित है? ए इस्पात उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खाद्य उद्योग, डी पेंसिलिन उद्योग। पिंपरी में एक हिसाब से देखा जाए, पिंपरी को देखें, पिंपरी में कौन सा उद्योग संबंधित है? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि पिंपरी क्या है। पिंपरी में कौन सा उद्योग आता है ये बताइए।
इसमें पिंपरी में कौन सा उद्योग संबंधित है? ये एक पिंपरी और होता है, जैसे उसका औद्योगिक में आता है, इंजीनियरिंग में। लेकिन यहाँ पे पिंपरी का संबंध जो है पेंसिलिन से। किससे है? पेंसिलिन से है इसका संबंध है। पिंपरी का संबंध किससे है? पेंसिलिन से है। पिंपरी एक शहर है और ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र के एक शहर का नाम है। शहर। और यहाँ बनती क्या है? सिर्फ पेंसिलिन ही बनती है। क्या बनती है? पेंसिलिन बनती है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये एक शहर का नाम है। ये जो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है और एक ये शहर है। इसका काम है पेंसिलिन का उत्पादन करना है। पेंसिलिन की एक फैक्ट्री कह सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम का पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम का पर्वत है? ए अरावली, बी विंध्याचल, सी हिंदुकुश और डी सतपुड़ा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर पश्चिम का पर्वत है? बताइए। इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है उत्तर पश्चिम के जो पर्वतमालाएं हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम का पर्वत है? ये है कौन सा? अरावली। कौन सा है? अरावली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ईटानगर, बी शिमला, सी नागपुर में और डी जूनागढ़ में। तो कहाँ है ये? जो राष्ट्रीय रसदार फल हैं, ये अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। ये स्थित है नागपुर में। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। एक हिसाब से किसके लिए है रसदार फल? संतरे, खट्टे फलों के लिए, संतरा के लिए। और नागपुर जो है संतरों के लिए, खट्टे फल के लिए एक आदर्श जलवायु है। यहाँ के संतरे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। संतरे और बागवानी है थोड़ी बहुत, इन्हीं पर जो है कार्य होता है। स्थापित कब हुआ था? 29 नवंबर 1985 को। कब स्थापित हुआ? 29 नवंबर 1985 को। अच्छा, अगर आ जाए प्रश्न, फल विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल शोध संस्थान। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये बिहार में पड़ता है। बिहार में एक भागलपुर जगह है। कहाँ पे? भागलपुर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा है? सी नंबर है इसमें, नागपुर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए बोध गया, बी गया, सी वैशाली और डी है सारनाथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। हाँ, बोध गया कहाँ है? बिहार में। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी। इसको कहीं कहीं पे मिल जाता है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी भी मिलता है, फाल्गु नदी के तट पे। किस पेड़ के नीचे? एक पेड़ का नाम भी है, पीपल के पेड़ के नीचे। उसी का नाम दे दिया गया है पीपल को ही, पीपल को नाम दे दिया बोधि वृक्ष। क्या नाम दे दिया गया? बोधि वृक्ष। इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। कहाँ है? बोध गया में। ये नंबर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किस प्रकार प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है। किससे? मनुष्य लोहा है किससे प्राप्त करता है? ए पनीर, बी पालक है, ये पलक लिखा है, और सी मछली, डी दूध। बताइए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। किससे? पालक से प्राप्त करेगा। यहाँ से किससे प्राप्त करेगा? पालक से। अगले प्रश्न में चलते हैं। आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? ए स्कॉटलैंड, बी क्यूबा और सी बाब ऊद मंदब और डी है लहासा तिब्बत। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब उद मंदब को। किसे कहा जाता है? सी नंबर है बाब उद मंदब को। ये एक हिसाब का क्या है? जलड मरु है। ये है कहाँ? ये इसका एक वो है, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। किससे? अदन की खाड़ी से जोड़ता है। और अगर देखा जाए तो अरब में जो ये है आंसुओं का प्रवेश द्वार या बाब अल मंदेब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुख का द्वार। क्या है? दुख का द्वार। दुख का द्वार इसी या आंसुओं का प्रवेश द्वार कई चीजें हैं। इसका महत्व क्या है? जो स्वेज नहर की वजह से इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व बढ़ गया। स्वेज नहर खोलने से। किस नहर से? स्वेज नहर के खोलने से इसका जो
रणनीतिक है और आर्थिक महत्व इसका बढ़ गया है, क्योंकि ये जो है भूमध्य सागर और पूर्व के जो एशिया के बीच शिपिंग मार्ग का हिस्सा है। किसका है? शिपिंग मार्ग का हिस्सा है। किसका? सुएज नहर के खुलने से इस बाब उद्मंदब का ये रणनीतिक और आर्थिक महत्व बढ़ गया है। भूमध्य सागर और पूर्व एशिया के जो शिपिंग मार्ग का हिस्सा इस वजह से। ठीक, बगले में चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल,